सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत। डेट हो गई है 22 जनवरी 2026। दिन है बुधवार, सॉरी, दिन है बृहस्पति, और बृहस्पति है हमारा ऑर्गेनन डे, बृहस्पति और संडे। आज ऑर्गेनन में हमारा जो एफोरिज्म चलेगा 284। अब आगे अगर हम कंटेंट में देखें 29 पेज नंबर पे, तो 284 से लेकर के फिर ये अलग अलग ही दे रखे हैं सारे रूब्रिक्स। वो सारे, मैं गलत बोल रहा हूँ, सारे एफोरिज्म अब ग्रुप नहीं है। 284 में अलग कंसेप्ट कुछ बताएंगे, ऐसे 85, 86, 287, 288, 288 और 289 फिर साथ जोड़े इन्होंने, और फिर 290 और 291 में अलग अलग कोई सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो 284 में कंटेंट में देखते हैं क्या बताना चाह रहे हैं। हनीमैन साहब कह रहे हैं कि व्हाट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर मोर और लेस ससेप्टेबल टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द मेडिसिन। शरीर के कौन कौन से पार्ट्स ज्यादा या कम ससेप्टेबल होते हैं मेडिसिन के इन्फ्लुएंस से, उस सवाल पे बात करेंगे कि कौन सा पार्ट ज्यादा ससेप्टेबल होता है होगा मेडिसिन को लेकर के, कौन सा कम ससेप्टेबल होगा। तो 284 एफोरिज्म में कह रहे हैं कि बिसाइड्स द टंग, माउथ एंड स्टमक which are most commonly affected by the administration of medicine, the nose and respiratory organs are receptive of the action of medicines in fluid form by means of olfaction and inhalation through the mouth। तो हेनीमैन साहब ने बताया कि आपकी टंग, माउथ और स्टमक तो हैं ही, उनके अतिरिक्त जो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होते हैं मेडिसिन के एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, वो नाक है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। वो रिसेप्टिव हैं एक्शन को लेकर के मेडिसिन के, इन फ्लूइड फॉर्म बाय मींस ऑफ ऑल्फैक्शन एंड इनहेलेशन थ्रू द माउथ। यानी कि फ्लूइड फॉर्म में मेडिसिन हो, उसके बाद उसको ऑल्फैक्शन कराया जाए, उसको इनहेल कराया जाए। फ्लूइड फॉर्म में, ड्राई ग्लोब्यूल को सूंघ के कुछ नहीं होने का, मेडिसिन इन फ्लूइड फॉर्म। तो फिर दूसरे ये ऑल्फैक्शन और इनहेलेशन भी एक माध्यम बन गया मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने का। बट द होल रिमेनिंग स्किन ऑफ द बॉडी क्लॉथड with epidermis is adapted to the action of medicinal solutions, especially if the inunction inunction is connected with simultaneous internal administration। तो ये तो थे ही आपके मजे की बात, आपकी टंग, माउथ, स्टमक, ऑल्फैक्शन, इनहेलेशन यानी कि आपका रेस्पिरेटरी और नोज, उसके साथ साथ पूरी की पूरी स्किन जो एपिडर्मिस के रूप में पूरा एक तरह से ढका हुआ है इस पूरे शरीर को, वो अडेप्टेड है एक्शन के लिए मेडिसिनल सॉल्यूशंस की। मेडिसिनल सॉल्यूशन उस पर भी असर करता है, और विशेष रूप से यदि रबिंग कराया जाए मेडिसिन को स्किन में। INUNCTION का मतलब होता है द रबिंग मेडिसिन इनटू द स्किन, ऑनटू द स्किन, कनेक्टेड विद साइमल्टेनियस इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, और साथ ही साथ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन भी हो, तो और भी बढ़िया जो है ये मेडिसिनल सॉल्यूशन के एक्शन को लेकर के अडेप्ट होती है। इसलिए क्या करते हैं, मलिक सर ने एक बार किया था, मैंने पहले भी डिस्कस करा। माँ मेरी जब वेंटिलेटर पे थी, तो सर ने बताया कि उनके जो डिजिट्स हैं, अपने उंगलियों के जो ये नेल बेड है, जहाँ ये चट उखड़ती हैं, यहाँ पे पैरों में भी और हाथों के भी, उंगलियों के नाखून के जहाँ जुड़ते हैं वहां, और लिप्स के कॉर्नर पे, माउथ के कॉर्नर पे, और कान के पीछे, ये
कॉमन साइट है, यहाँ पे सॉल्यूशन को रब कर सकते हो अमित भाई, मेडिसिनल सॉल्यूशन को जी ऐसे बिल्कुल। केसेस में। तो इसमें 164 फुटनोट में कह रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, देखो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। हाँ जी। 164 फुटनोट कह रहे हैं कि द पावर ऑफ मेडिसिन्स एक्टिंग अपॉन द इन्फेंट थ्रू द मिल्क ऑफ द मदर और वेट नर्स इज वंडरफुली हेल्पफुल। ये जो मेडिसिन की पावर है, मेडिसिन के काम करने की जो पावर है किसी भी इन्फेंट पे, वो माँ के दूध के द्वारा, मिल्क ऑफ द मदर, या वेट नर्स, दूध पिलाने वाली दाई माँ जो होती है, या फिर जो माँ दूध पिला रही हो उसके माध्यम से एक वंडरफुली हेल्पफुल होती है। Every disease in a child yields to the rightly chosen homeopathic medicines given in moderate doses to the nursing mother and so administered is more easily and certainly utilized by these new world citizens than is possible in later years। बहुत ही अच्छा भाव दिया है निमन साहब ने। कह रहे हैं इन बच्चों के जो डिजीज हैं, इन्फेंट जो दूध पी रहे हैं, बड़े आसानी से इल्ड कर दिए जाते हैं, निजात मिल जाती है अगर राइटली चूजन होम्योपैथिक मेडिसिन को मॉडरेट डोज में नर्सिंग मदर को खिलाया जाए, और इस तरह से एडमिनिस्टर करने पर मोर इजीली एंड सर्टेनली यूटिलाइज हो जाती है, कर ली जाती है इन न्यू वर्ल्ड सिटीजन्स के द्वारा। इन्फेंट को या बच्चों को न्यू वर्ल्ड सिटीजन्स भी कहा। अगर देखा जाए कि इनकी आगे जो बाद की जो उम्र है, जब ये 5-6 साल के जब खुद लेने की स्थिति में हो जाते हैं, उन ईयर्स के कंपैरिजन में अगर माँ को खिलाया जाए जब ये दूध पी रहे हो, तो वहां बड़े आसानी से काम कर जाती है। और भी बेसिकली तब तक के लिए जब तक बच्चा दूध माँ पी रहा से हो। नर्सरी हाँ, ले रहा और हम लोग यदा कदा करते भी हैं ऐसे तजुर्बे। है। मैंने एक बिल्कुल। बार पवन डाली भी बस। थी। हाँ भैया, हाँ जी, हाँ हाँ बताइए। मैंने एक बार एक छोटी सी डाली भी थी अमित शर्मा भाई, एक बच्चे को लूज मोशन हो रहे थे और बच्चा बिल्कुल वही इन्फेंट था, तो माँ को ही मैंने खिलवाई थी। हाँ, तो मैंने भी प्रैक्टिकली कई बार उसका यूज आराम किए आ गया क्लिनिक। था भाई, बहुत बढ़िया। अमित बस बोलो। लास्ट थर्सडे मैंने आपको बताया तो था, लास्ट थर्सडे मैंने यही करा था कि एक बच्चे को वो था नर्सिंग सोर माउथ, उसके मुंह में सारे के सारे सफेद हुआ पड़ा था और उससे दूध भी नहीं पिया जा रहा था। और जुड़वा बच्चे थे, 16 दिन का बच्चा मेरे पास आया था। 16 दिन में एक बच्चा मेरे पास आया था, एक बच्चा अपने घर पे था और मदर लेकर आई थी। तो उसमें सोर माउथ नर्सलिंग चिल्ड्रन करके जो था उसमें मेडिसिन सल्फर आई थी, तो हमने भी उसकी मम्मी को तो सल्फर की एक डोज दी थी, बाकी बच्चों के लिए प्लेसिबो के पाउडर्स बनाकर दिए थे। और फिर हमने यही कहा था कि आप मेरे को, मतलब थर्सडे है क्योंकि फ्राइडे मेरी छुट्टी है, तो सैटरडे को आके मिलिएगा। तो सैटरडे तक 90% उनकी चीजें ठीक हो चुकी थी, बच्चा दूध पीने लगा था, सारी चीजें सही हो गई थी। हाँ बिल्कुल, ये देखो, यही 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 जो हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये इन बातों को बिल्कुल क्लियर कर दे रहे हैं, समझ में आ जाएंगी कि हाँ ऐसे होता है। सर इसमें हाँ जी। जो लैक्टेटिंग मदर होती है उनमें कुछ सिम्टम प्रोड्यूस होने का चांसेस नहीं रहते कि इस मेडिसिन से उनमें भी कुछ प्रूविंग या मिनिमम कुछ? डोज है ना, मिनिमम डोज है, तो मोस्ट प्रोबेबली आगे आ जाएगा। बहुत ही खूबसूरत इस क्वेश्चन है आपका, आगे आ जाएगा, उन्हें क्यों इसमें दोगे। बस हम्म। पवन बस, हाँ। डॉक्टर श्रेय एक बात हमारी समझने की ये आई थी, तो बस तो आगे जैसे बताएंगे, मैं रुक नहीं पाता। बेसिकली जब बच्चा प्रेगनेंसी के टाइम पर हम लोग दवाई देते हैं, तो हमें पता है कि कोई कंजेनाइटल एनामली बच्चे को है तो दवाई तो किससे के निकल कर आएगी, उस माँ की ही निकल कर आएगी ना। अभी वो जो न्यू इन्फेंट है, अभी वो सब है, वो माँ का पार्ट है। तो इस 16 दिन के बच्चे में भी उसका सिम्टम्स के अकॉर्डिंग के अलावा माँ के जो सिम्टम है, मेडिसिन तो माँ को भी देनी है, तो माँ से रिलेटेड ही मेडिसिन आएगी और वो माँ और बच्चे दोनों को ही फायदा करेगी। हाँ, अब मजे की बात अब माँ आगे आ के जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन को अलग रख के आप दे ही नहीं सकते।
आगे आ जाएगी। अपना जी कॉन्स्टिट्यूशन जी अलग इन्फेंट का होता नहीं है जनरली, 5-6 साल तक जी माँ हाँ पे जी। ही चलता है। बहुत अच्छी बात अमित शर्मा ने कही, लेकिन आगे तो मजेदार बात आएगी कि क्यों माँ पे काम करती है डॉक्टर श्रे। जी सर। जी सर। अभी बिल्कुल अगली लाइन यही है, कह रहे हैं कि सिंस मोस्ट इन्फेंट्स यूजुअली हैव इम्पार्टेड टू देम सोरा थ्रू द मिल्क ऑफ द नर्स। भाई ये जो कैमोमिला के बच्चे के पेट में दर्द हुआ कि माँ को गुस्सा आ रहा था, उसने तब दूध पिलाया, तो ये जो इन्फेंट अक्सर बीमार पड़ते हैं ना डॉक्टर श्रे, अगर ये पीछे से ना लाए हो जी कोई सर। ऐसी बीमारी, तो कह रहे हैं इसमें ये लाइन में आ जाएगा कि सिंस मोस्ट इन्फेंट्स यूजुअली हैव इम्पार्टेड देम द सोरा थ्रू द मिल्क ऑफ द नर्स इफ दे डू नॉट ऑलरेडी possess इट थ्रू हेरिडिटी फ्रॉम द मदर। अगर कोई हेरिडिटी से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं है तो ज्यादातर ये इन्फेंट माँ के मनोभाव के वजह से ही बीमार पड़ते हैं। उस समय पे इनमें जो सोरा है वो इम्पार्टेड होता है मिल्क के थ्रू, जो हम कैमोमिला को पढ़ते हैं जी जी सर। कि गुस्से में नहीं पिलाना। अब माँ को आपने दवाई दे दी तो सोरा किसका करेक्ट हुआ अंदर? माँ का। माँ का दूध हेल्दी जाएगा उसमें तो बच्चा हेल्दी हो जाएगा। एक तो ये जी सर। ट्रैक मिल रहा है। दूसरा भी अमित शर्मा ने बहुत अच्छी बात लास्ट में कह दी, लास्ट के वर्ड्स में मैं कहीं पढ़ रहा था कि बच्चा जो 5 साल तक लगभग धीरे, जो शुरू का 1 साल 2 साल 3 साल तो बहुत ज्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत 4-5 साल तक जब तक वो स्कूल जाने लायक ना हो जाए तो उसका और मदर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग नहीं होता, और जब पेट में होता है तो 100% वही होता है। माँ जो है वही बच्चा, जो बच्चा वही माँ। लेकिन पैदा होने के बाद भी धीरे 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 अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट करता है बच्चा। शुरुआती इन्फेंट बिल्कुल माँ का ही रूप होते हैं। सर जैसे कि हाँ हम मटीरियल मेडिकल पढ़ रहे थे, उसमें जब हम एसिटिक एसिड पढ़ रहे थे शायद, तो उसमें ये था कि बच्चा वो जो दूध होता है वहाँ का वो काफी ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है, और हाँ उसमें मतलब लाइफलेस मिल्क होता है एक तरीके से। हाँ और बच्चे को भी प्रॉब्लम होती है, बच्चे का भी बताया था। तो जब ये हम देख पाएंगे, जब एक छोटा सा इन्फेंट जिसमें वही सिम्टम आ रहे हों एसिटिक एसिड के, और माँ का भी वो हुआ, तो माँ का भी हम दे के उसके दूध से ही बच्चे का भी कॉन्स्टिट्यूशन या बच्चे का भी जो एक तरीके से इश्यूज हैं वो सब इससे डील हो जाएगा, क्योंकि माँ का दूध भी ठीक हो जाएगा और उससे वो चीज भी ठीक हो हाँ, जाएगी। यही बता रहे हैं 164 में, बिल्कुल यही जी बता सर। रहे हैं। और आगे के भी बता रहे हैं, यही नहीं रुकेंगे। बस बस 160 बस एक 164। मिनट। जी बस जी जरा इसको एक बार रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि बात मुझे समझ में नहीं है। और यहाँ पे मेरा एक छोटा सा प्रश्न यही है कि जैसे दो इन्फेंट्स भी कभी कभी होते हैं, इन्फेंट या टोडलर जो होते हैं, मतलब पैदा होने से लेकर 2-2.5 साल तक की एज के बीच के बच्चे, तो वो दो बच्चे भी कभी कभी बड़े अलग नेचर के होते हैं, लेकिन माँ का तो नेचर एक ही होता होगा ना। फिर वहां पे हम लोग इसको माँ के कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे रिलेट करेंगे? और नहीं, दूसरा जो डिस्पोजिशन की बात नहीं आ रही है यहाँ। सोरा सोरा कैसे जाता है, सोरा बोले तो डिस्टरबेंस कैसे बढ़ता है आगे। यहाँ बेसिकली जो ये बच्चे एक्यूटली बीमार होते हैं, अगर ये हेरिडिटी के थ्रू नहीं ला रहे, तो जो एक्यूट है ना डॉक्टर प्रीति जी, तो जी एक्यूट में फिजियोलॉजिकल डिस्टरबेंस जो लग रहा है वो मदर के इमोशंस का और बच्चे के इमोशंस का ऐसे एक साथ जुड़ जाता। आपका भाव आ रहा है कि मदर का डिस्पोजिशन या मदर का कॉन्स्टिट्यूशन एज एन इंडिविजुअल बच्चे से अलग होगा, या फिर आगे चल के अब जैसे, बच्चे या हाँ दो बच्चे समझ, जैसे अलग अलग माँ होंगे। के दूध के कारण जो बच्चे बीमार हो जाते हैं, कभी कभी माँ के स्ट्रेस में मिल्क लेने पे, उस चीज को हाँ, तो हम ये लोगों को ये फिर कंसिडर। थोड़ा सा भाव यहाँ ये लेंगे कि ये बेसिकली जीसीएस नहीं है, ये एक्यूट है जी जी। यहाँ तक। ओके हाँ ओके बस ओके बात यही है कि इस एफोरिज्म में एक्यूट की बात चल रही है। हाँ, आगे ओके जी। आगे आएगा वो, जहाँ जहाँ क्रोनिक प्रॉब्लम भी सोल्व होएंगी, अगला पार्ट यही है। लेकिन जी यहाँ पे तो बच्चे को माँ ओके के दूध के थ्रू ठीक करने का मतलब है एक्यूट को ज्यादातर डील करना। जी 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 हाँ तो पवन जी बस, जी डॉक्टर प्रतीक जी, जी बस आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि ये आया, बहुत अच्छी बात निकल कर आई। इसमें हम आगे ऐसे सोच सकते हैं, आपने कहा हमारी बात हो रही है न्यू वर्ड की, यानी कि अभी न्यू बॉर्न इन्फेंट्स की बात हो रही है, तो इसको कहते हैं जब तक हम सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर हैं,
सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर हैं, तो माँ का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आप बात समझ रहे हैं? जो उम्र होगी 6 महीने तक की, 6 महीने तक कहते हैं सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाए, है ना? हाँ, बल्कि इसे और कॉन्स्टिट्यूशन उसके ना बाद कहो अमित, इसे हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ना कहो, मतलब माँ का एनवायरमेंट माँ कह के दीजिए आप। इमोशंस कहिए, माँ का मनोभाव कहिए, हाँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एनवायरमेंट कहते ही जैसा सवाल आया, फिजिकल मेंटल। रीति जी के दिमाग में हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन के कहते ही सवाल आया। बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये एक्यूट डिजीज की हाँ तरह जी, से डील करेंगे इनको हम। बस उसके आगे के जो मैं कह रहा हूँ मतलब, और लेकिन एक चीज का ये ध्यान रखना है कि आएगी तो माँ के रिलेशन में ही। जैसे बड़े सर ने एक्यूट चार्ट में, एक्यूट थ्योरी ऑफ एक्यूट्स में बताया कि हमारी एक्यूट मेडिसिन भी जो निकल कर आएगी वो अनरिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगी। अच्छा, अभी आप आगे बात समझ रहे हैं? पढ़ लेते हैं आगे और मजा आ हाँ जी, जाएगा। इन्होंने कहा कि since most infants usually have imparted them to them sora through the milk of the nurse, if they do not already possess it through heredity from the mother, they may be at the same time protected antisorically by means of the milk of the nurse rendered medicinally in this manner. तो बेसिकली उनको प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है, वो प्रोटेक्ट भी हो जाते हैं एंटीसोरिकली मींस ऑफ द मिल्क ऑफ द नर्स रेंडर्ड मेडिसिनली इन दिस मैनर। तो ये एक तरह से एक प्रोटेक्टेड भी हो जाते हैं एंटीसोरिकली भी। अब आगे कह रहे हैं बट द केस ऑफ मदर्स इन देयर, ब्रैकेट में कह रहे हैं फर्स्ट, ब्रैकेट से बाहर फिर कह रहे हैं प्रेगनेंसी, but the case of the mother in their pregnancy by means of a mild antisoric treatment, especially with sulfur dynamizations prepared according to the direction in this edition, यानी कि जो एफोरिज्म नंबर 270 में डायरेक्शन दे रखी है उसके हिसाब से प्रिपेयर डायनेमाइजेशन के माध्यम से, सल्फर डायनेमाइजेशन के माध्यम से कह रहे हैं इज इट इंडिस्पेंसिबली इन ऑर्डर टू डेस्ट्रॉय द स्टोरा डैश लगा कह रहे हैं दैट प्रोड्यूसर ऑफ द मोस्ट क्रोनिक डिजीजेज, फिर डैश लगाया विच इज गिवन दैम हेरिडिटरीली। तो बेसिकली ये डिस्टरबेंस है किसी के पीछे, बैकग्राउंड में थोड़ा देखो किसके। कह रहे हैं कि जो मदर के केस हैं खास करके, स्पेशली तो फर्स्ट प्रेगनेंसी कहा, अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में, लेकिन फर्स्ट के बाद भी अगर प्रेगनेंसी के दौरान माइल्ड एंटीसोरिक ट्रीटमेंट दिया जाए, स्पेशली विद सल्फर डायनेमाइजेशन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द स्पेशली अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन इन दिस एडिशन, यानी कि 50 मिलीसिमल के स्केल के हिसाब से 50 मिलीसिमल का डायनेमाइजेशन दिया जाए और सल्फर डायनेमाइजेशन कहा, तो कह रहे हैं कि ये डिस्ट्रॉय कर देता है माँ के अंदर के सोरा को भी, जो कि मोस्ट क्रोनिक डिजीज की जननी है, उसको वहीं सोल्व कर देता है माँ के पेट में ही, जो कि उसमें बाद में हेरिडिटरीली आ सकता था, ये वहां भी ट्रीट हो जाता है। ये थोड़ा सा पार्ट सल्फर से बाहर निकलेंगे। सल्फर डायनेमाइजेशन का मतलब है जो वहां एंटीसोरिक आ रही हो, कॉन्स्टिट्यूशनल आ रही हो मदर के हिसाब से, ना कि कोई सल्फर का ही देने लगे। थोड़ा ब्रॉड करेंगे इसको, नहीं तो सल्फर का ही देने लगते हैं हर प्रेग्नेंट औरत को। तो वहां सल्फर का मतलब है कोई इंडिकेटेड रेमेडी वहां एंटीसोरिक एंटी मियाज्मेटिक आ रही हो। थोड़ा सा खोलेंगे उसको दिमाग को। तो फिर आगे कह रहे हैं फिर ऐसा करने से क्या होगा, destroy it both within themselves and in the fetus, thereby protecting posteriority in advance। यदि अब माँ को प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह से ट्रीट कर लेते हो अमित पाल भाई, तो फिर इस तरह से माँ के अंदर भी प्रोटेक्शन, माँ भी बाहर आ जाती है अपनी प्रॉब्लम से, ये सोरा उसमें भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके फीटस में भी, दोनों का भला हो जाता है। और इस तरह से हम आने वाली जो वंशज हैं हमारी जो पोस्टीरियरिटी आने वाले बच्चे हैं, हम उनको एडवांस में ही सुरक्षित कर लेते हैं, संरक्षित कर लेते हैं।
दिस इज ट्रू ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन दस ट्रीटेड, और ये प्रेग्नेंट वोमेन को इस तरह से ट्रीट करने के पीछे ये सच्चाई है। दे हैव, हाँ क्या सच्चाई है? दे हैव गिवन बर्थ टू चिल्ड्रन यूजुअली मोर हेल्दी एंड स्ट्रोंगर टू द एस्टोनिशमेंट ऑफ एवरीबडी। और भाई बहुत ही अच्छी बात ये कही इस लाइन में, इस सेंटेंस में, कि ये प्रेग्नेंट वुमेन को इस तरह से ट्रीट करने की इतनी बड़ी सच्चाई है कि ये ऐसा देने से जो माँ बच्चा पैदा करेगी वो आमतौर पर ज्यादा हेल्दी और स्ट्रोंगर होगा, और जो सभी के लिए एक अचंभा होगा। अमित शर्मा कह रहे डेफिनेट हैं सल्फर। ए न्यू कंफर्मेशन ऑफ दिस ग्रेट ट्रूथ ऑफ द सोरा थ्योरी डिस्कवर्ड बाय मी। हाँ जी, और इस तरह से एक हाँ जी, नया कंफर्मेशन है ये, जो मैंने सोरा की थ्योरी को डिस्कवर करा, यानी कि मियाज़म की जो थ्योरी डिस्कवर करी है उसको भी एक नया कंफर्मेशन यहाँ से भी मिलता है कि ऐसा ही है इंसानों हाँ में। जी, लेकिन ये है हाँ जी, कि सल्फर पे न चिपके, बस यहाँ पे इसमें एटमॉस्फेरिक वर्ड लिख लो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, एंटी मियाज़मेटिक लिख लो, हाँ जी, अदरवाइज हाँ जी। वर्ड पे हमने सुना है अपने कई सीनियर से, पाल शायद पता नहीं थे नहीं थे, एक सीनियर ने हमारे कहा था कि वो कभी जब उन्होंने ये पढ़ा होगा फुटनोट, तो वो अक्सर उन्होंने हर एक प्रेग्नेंट लेडी को देना शुरू कर दिया था, हाँ जी, हाँ जी, ध्यान भी, और उन्होंने खुद भी लिया था। और उन्होंने खुद भी ली थी। और जबकि फिर नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे यहाँ, खुद हाँ लेने जी, के बावजूद भी उनके बच्चे में प्रॉब्लम है। अमित शर्मा, हाँ, अमित हाँ पाल जी, भाई। और ये आई उसके बच्चे में, हाँ तो जी, इसलिए सल्फर नाटके। इस सल्फर हाँ जी बॉस। डाइनामाइजेशन को यहाँ पर थोड़ा सा और ज्यादा समझें, हो सकता है आप लोगों को और अच्छा समझ में आ जाए, लेकिन हम तो यही समझें कि एंटी मियाज़मेटिक, क्योंकि जब भी सल्फर का नाम हाँ लेते थे तो एंटी सोरिक कहा करते थे हैनीमैन साहब। एंटी सोरिक अक्सर वो एंटी सोरिक सल्फर को कह दिया करते थे, जब प्राइमरी इरप्शंस आते थे तो वहां एक डोज सल्फर की ही कह देते थे, वो शुरुआत ही कह देते थे। लेकिन जब एडवांस हो गया अब सोरा, तो जरूरी नहीं है कि सल्फर आए, सल्फर के और दूसरे भी आ सकते हैं या दूसरी मेडिसिन भी आ सकती हैं। ठीक है भाई, कोई क्वेरी है किसी की, कोई पॉइंट जोड़ना किसी को? डॉक्टर दीपशिखा। नहीं बॉस, नहीं बॉस, नहीं बॉस। ओके, बॉस लेकिन हाँ ये देखो एक्सेप्ट करना अच्छा होता है। जब हम नए थे शुरुआत में 2011-12 में, तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल में भी निकल कर आई होगी, तो हमने भी अपने घर पे सल्फर दी थी, हाँ 3rd मंथ पे दी थी, पर भगवान की दया से सारी चीजें बिल्कुल। और हाँ हमें ये भी पता है कि बच्चा बहुत हेल्दी है, भगवान सबसे से। हाँ लेकिन उसकी मम्मी का या पापा का तो सल्फर कहीं ना कहीं आता ही आता, तो रिलेशन में ही थी। हाँ हाँ, नहीं देखो मैं फिर बता दूं कि केवल अपना सोच को बड़ा करने का हमारा यहाँ बस मकसद है। एंटीसोरिक है सल्फर की जगह, है ना। हाँ हाँ हाँ, एंटी मियाज़मेटिक मेडिसिन को ही से ही ट्रीट करें। चलो, यहाँ थोड़ा सा उससे बचने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग तो समझने लगे हैं, जब कई अब आगे थोड़ा सा और सुने पढ़े, नए बच्चे को तो तुरंत चिपक जाएगी, है ना, जी जी। तो उससे थोड़ा सा सावधान रह के चलें। तो 285 अफोरिज्म में देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हनीमैन साहब। 285 में कह रहे हैं कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ रेमेडीज, मिनरल बाथ्स, एक्सटर्नल एप्लीकेशन और मिनरल बाथ के बारे में बताएंगे। 25 अफोरिज्म में कह रहे हैं कि इन दिस वे द क्योर ऑफ वेरी ओल्ड डिजीजेज मे बी फर्दर्ड बाय द फिजिशियन अप्लाइंग एक्सटर्नली, रबिंग इन द बैक आर्म एक्सट्रीमिटीज the same medicine he gives internally and which showed itself curatively। तो हनीमैन साहब कह रहे हैं कि इस तरीके से, क्योंकि स्किन पे भी काम करती है ये, स्किन के द्वारा भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, तो जो बहुत ही ओल्ड डिजीजेज हैं वो भी क्योर हुए हैं फिजिशियंस के द्वारा, जब उन्होंने एक्सटर्नली अप्लाई करा, रबिंग करा, खास करके बैक आर्म एक्सट्रीमिटीज, द सेम मेडिसिन को ही जो उन्होंने इंटरनली दे रखी थी उसी को, और उन्होंने देखा कि ये क्योरेटिवली है। इन डूइंग सो
he must avoid parts subject to pain और spasm और skin eruption। ये लाइन बहुत जबरदस्त दिमाग में रखनी है। पहली बात तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन से हम बचते ही हैं, लेकिन अगर हाँ जी। एक्सटर्नल एप्लीकेशन करने की हम सोचे भी तो हैनीमैन साहब की ये लाइन तो 100% याद कर लें कि अप्लाई उन पार्ट पे किया जाए मेडिसिन को जो पार्ट डिजीज ना हो, जो पार्ट अफेक्टेड ना हो, जिसमें दर्द ना हो, जिसमें स्पाजम ना हो, जहां पे स्किन इरप्शन ना हो, वहां पे उन्हें अवॉइड किया जाए, हेल्दी टिश्यू पे करा जाए। जैसे कि लेफ्ट शोल्डर में पेन है तो राइट शोल्डर पे लगाई जाए, हाँ, या फिर हेल्दी पार्ट पे खास करके। हाँ लगाई जाए। हाँ, इसमें बताएंगे 165 फुटनोट इसी पे दे रखा है सारा, तो वो कहाँ पे लगानी है हमें। कह रहे हैं फ्रॉम दिस फैक्ट मे बी एक्सप्लेन्ड दोज मार्वलस क्योर्स हाउएवर इनफ्रीक्वेंट वेयर क्रॉनिक डिफॉर्म्ड पेशेंट्स whose skin nevertheless was sound and clean were cured quickly and permanently after a few baths whose medicinal constituents ब्रैकेट में कह रहे हैं बाई चांस वर होम्योपैथिकली रिलेटेड। ये जो देखा गया है इतिहास में उसका थोड़ा सा यहाँ पे दे रहे हैं कि ये सच्चाई फ्रॉम दिस फैक्ट में बी एक्सप्लेन्ड बाय दोज मार्वलस क्योर्स। ये सच्चाई कि ये कैसे काम करती है, ये उन अद्भुत जो क्योर हुए हैं, हालांकि हाउएवर इनफ्रीक्वेंट यानी कि फ्रीक्वेंटली मिले ऐसे भी, है ना दीपशिका? हाँ जी। हाँ जी। फ्रीक्वेंटली देखा गया है कि क्रॉनिक डिफॉर्म पेशेंट भी जब तक उनकी स्किन साउंड एंड क्लीन थी और वो जब कुछ स्नान किया उन्होंने कहीं ऐसी जगह जहां पानी में मेडिसिनल कंस्टिट्यूएंट था, होम्योपैथिकली रिलेट हो गया उनसे बाय चांस, तो वो उनमें मार्वलस क्योर भी हुए हैं। वहां दो कंडीशन थी क्योर होने की, एक तो उनकी स्किन साउंड एंड क्लीन थी, दूसरा जहां उन्होंने बाथ किया, जहां वो नहाए किसी झरने में या किसी मेडिसिनल ट्रीटमेंट के तहत, वहां कोई कंस्टिट्यूएंट उस बाथ पानी का जिसमें वो नहा रहे हैं या जिसमें बात कराया जा रहा है उस लिक्विड का, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट तो उनमें कोई एक उनसे होम्योपैथिकली रिलेट कर गया, हाँ जी। सिमिलिमम हो गया, इसलिए वो मार्वलस क्योर मिले। आगे कह रहे हैं ऑन द अदर हैंड द मिनरल बाथ्स वेरी पवन बॉस भैया भाई बोलो। ये यहाँ पर है हाउ एवर इनफ्रीक्वेंट, यानी कि ये बहुत जल्दी नहीं मिलता था, कभी कभी ही मिलता था कि मार्वेलस क्योर उस कंस्टिट्यूएंट की वजह से हो गए। हाउ एवर इनफ्रीक्वेंट यानी कि कभी कभी मिलता था, हमें फ्रीक्वेंट नहीं मिलता। नोट लग जाता तो इनफ्रीक्वेंट हो जाता। थैंक यू भाई। यदा कदा, हाँ जी, हाँ ये इनफ्रीक्वेंट कभी कभी, हाँ इनफ्रीक्वेंट वर्ड्स घुमाता हमें, लेकिन नोट लग जाता तो तब ये फ्रीक्वेंट होता। ये अपने आप में इनफ्रीक्वेंट है, यानी कि दीपशिका यदा कदा फ्रीक्वेंसी नहीं थी, हाँ फ्रीक्वेंटली नहीं था। बहुत अच्छा करेक्ट करा अमित शर्मा भाई। तो यदा कदा ही मिलते थे, लेकिन मिलते तब थे जब उनकी साउंड और क्लीन स्किन होती थी और कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंट जिसमें वो नहा रहे हैं उस सॉल्यूशन का होम्योपैथिकली रिलेट हो गया। ये उन्होंने इंट्रोडक्शन में भी कहा है हैनीमैन साहब ने कि क्यों ठीक हो जाते थे उनके द्वारा, मिक्सचर वालों के द्वारा। तो कह रहे हैं ऑन द अदर हैंड द मिनरल बाथ्स वेरी ऑफन ब्रॉट एन इंक्रीज्ड इंजरी with patients whose eruptions on the skin were suppressed। और दूसरी तरफ अगर स्किन साउंड और क्लीन नहीं होती थी जिन लोगों को, वो जब बाथ में जाते थे तो वहां तो भाई उन्हें और ज्यादा इंजरी होती थी और ज्यादा नुकसान होता था, जिनके इरप्शंस स्किन पे सप्रेस हो गए थे। तो कितना बड़ा खतरा है। कौन अब आपके सामने अगर साउंड एंड क्लीन दिख भी रही है तो उससे पूछो या पहले या तो कि भाई तुम्हारे कभी स्किन प्रॉब्लम तो नहीं थी। अगर स्किन प्रॉब्लम अगर रही होगी और वो सप्रेस हो रखी होगी तो वहां और उल्टा इंजर्ड होते हैं, चोट पहुंचती थी ऐसे लोगों को नहाने के बाद। आफ्टर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ वेल बीइंग द लाइफ प्रिंसिपल अलाउड द इनर अनक्योर्ड मेलेडी टू अपीयर एल्सवेयर मोर इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ
एंड हेल्थ। और फिर क्या होता था इसका कंसिक्वेंस, जहां पर इंजरी होती थी, इंजरी इस रूप में होती थी कि थोड़े दिन तो आराम रहता था उस मरीज को नहाने के बाद, लेकिन फिर जो ये लाइफ प्रिंसिपल जो है हमारा, ये अलाउ कर देता था जो अनक्योर्ड मेलेडी जो थी अंदर, उसको अपियर होने के लिए और इम्पोर्टेंट ऑर्गन की तरफ ले जाता था। जो लाइफ के लिए और हेल्थ के लिए मोर इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, उस बीमारी को उधर धकेल देता था। कैसे? कोई नहाने, किसी के खुजली रहती थी बहुत पुरानी, वो कहने लगे साहब वहां नहीं आओ झरने में, स्किन तो हो गई ठीक, लेकिन उसके बाद उसको कन्वल्जन आने लगे, या उसके बाद उसकी हियरिंग सुनाई कम हो गई, या उसके बाद उसको और इम्पोर्टेंट ऑर्गन की तरफ, लेकिन वहां स्किन कहेगा साहब स्किन तो साफ है, लेकिन अब इसको ना दौरे आने लगे। ऐसे और ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन या जो लाइफ के लिए और हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है उनकी तरफ को बढ़ा देता है फिर इसी बात के जैसे बाद। हाँ भैया। जैसे बेसिकली झरना में क्या होता है कि वो गंधक होता है बताते हैं। हाँ तो हाँ गंधक क्या है, सल्फर सल्फर उसमें ज्यादा मिल जाएगा। तो हाँ, जिसका सल्फर से डिस्पोजिशन मैच कर रहा होगा वो तो क्योर हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। और अब नहीं तो जिसका सब कर नहीं रहा है वो और सब झरने में खड़ा होकर रहा है तो एक्स्ट्रा सल्फर लेगा तो फिर कन्वर्जन आने ही आने। हाँ, अब देखो इसमें बता रखे हैं क्या क्या खतरनाक हो सकता है। हम्म पेरेंट्स एट टाइम्स, कई बार, इंस्टेड द ओकुलर नर्व वुड बिकम पैरालाइज्ड, प्रोड्यूस अमोयूरोसिस, कई बार तो अंधा हम्म हो जाता है आदमी। हम्म समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस वुड बिकम क्लाउडेड, ये कभी कभी कैटरेक्ट का शिकार हो जाएगा, क्रिस्टलाइन हो जाएगा लेंस। हियरिंग लॉस भी हो सकती है, मेनिया और सफोकेटिंग अस्थमा भी आ सकता है। सफोकेटिंग अस्थमा वुड फॉलो, और एन एपिलेप्सी वुड एंड द सफरिंग्स ऑफ द हम्म deluded पेशेंट। तो भाई वो एपोप्लेक्सी में भी जा सकता है। जो बंदा इस तरह से कहा कि भाई ये सही हो गया है, वो पहला वाला पार्ट। हम्म डिल्यूडेड का मतलब है बिलीविंग समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, जो आदमी भ्रम से ये मान लिया गया था कि ये ठीक हो गया वहां, वो भाई इन हम्म, बीमारियों का शिकार भी हो सकता है बाद में। लेकिन बिल्कुल। ना तो जानता कोई, ना ब्लेम आता हम्म किसी पे। और मजे की हाँ, बात है झरना। आगे है भैया। हाँ, झरना पे तो क्या ब्लेम करेगा कोई आदमी कि ठीक है। हाँ, तो आगे कह रहे हैं ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द होम्योपैथिक फिजिशियन, ब्रैकेट में कह रहे हैं विच डिस्टिंग्विशेस हिम फ्रॉम एवरी फिजिशियन ऑफ ऑल ओल्डर स्कूल is this, that he never employs for any patient a medicine whose effects on the healthy human has not previously been carefully proven and thus made known to him। अब ये फंडामेंटल फिर प्रिंसिपल किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन के लिए ये होता है, जो दूसरे ओल्डर स्कूल के फिजिशियन से उसे अलग रखता है, क्या कि वो कभी भी एक पेशेंट पे एक ऐसी मेडिसिन को एम्प्लॉय नहीं करेगा जिसको उसने हेल्दी ह्यूमन पे पहले कहीं प्रूव ना कर लिया हो। ये सबसे पहला नियम है हम्म कि जो हमने जांची परखी नहीं है दवा, जो प्रूव्ड मेडिसिन नहीं है, उसे हम अप्लाई नहीं करेंगे। हम्म ये सबसे पहले नियम सीखना है, यही हमें देखो ओल्डर स्कूल के फिजिशियन से अलग रखेगा मित्रपाल भाई। जी, देखो ये कितना मतलब फिर वही बात है कि हैनीमैन साहब का विजन देखो आप, कि झरना तक को भी क्लियर कर दिया उन्होंने कि भाई यहाँ पे ये है। हाँ, क्लैरिटी। इतना विजन है ना, क्लियरिटी थी उनकी। और आप देखो कि आज भी कितना नॉर्मल है ये चीजें, हाँ, खूब है भैया। गाँवों में भी खूब खूब है कि भाई ये वहां चले वहां चले जाओ। जाओ ठीक हो जाओगे। आपके यहाँ डासना में देवी मंदिर है, उसके पास तालाब हुआ करता था हाँ जी, आज बहुत भी है। पहले जमाने में, वहां बड़ा मशहूर था वहां का स्नान। हाँ जी, आज भी है, आज भी है। तभी तो मुझे मैं देख सुनता रहता हूँ ना, मेरे घर से ज्यादा 1.5-2 किलोमीटर पे है वो, हाँ कि वहां चले ऐसे स्किन के। बनारस में बहुत सारे कुंड वगैरह है, अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग स्नान के लिए हाँ बोला जाता है। हाँ। तो तो इस देखो आदमी की एडवांस
एडवांस हो गए हम लोग, नहीं तो उस समय उनसे काम चलाया जा रहा था। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जब एडवांस हो गए तो हमें एडवांस होना बनता भी है, इवोल्व होना बनता भी है। अब हम फिर भी पुरानी चीजों में पड़े रहे, ना उनमें करेक्शन करें, ना उनमें जो गलतियां थी उनको देखे, तो हम में और उनमें कोई अंतर नहीं दीपिका। हाँ जी बॉस, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं करते थे, कहीं ना कहीं तो वो भी जीवन दान दे देते थे किसी को तो। बिल्कुल। लेकिन अब हाँ भैया, लाइफ बॉस, लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी भी और कॉम्प्लेक्स चीजें, बीमारियां भी तो उस तरह से आ गई ना। हाँ बिल्कुल। मान बिल्कुल, लो वो करती भी होंगी तो सिंगल हाँ हिसाब से करे ना, हाँ, होम्योपैथिकली। सरल इंसान अब हम था, सरल कॉम्प्लेक्स सही है। में। हाँ जी, बिल्कुल। जी जी जी। आगे कह सही। रहे हैं टू प्रेस्क्राइब फॉर द सिक on mere conjuncture of some possible usefulness for some similar disease or from harshly inverted comma में करें that a remedy has helped in such and such a disease inverted comma बंद फैसला करें such conscious less such conscience less venture a philanthropic homeopathist will leave to the allopath। गुस्से में कह रहे हैं प्रेस्क्राइब हम्म करना इस तरह से इन गठजोड़ के द्वारा कि इसने फला फला केस में सही कर दिया था, ऐसा डिजीज सही कर दिया था, इस सोच के हम्म साथ तहत जो आप देते हो उस रेमेडी को जिसने फला फला बीमारी में मदद करी थी, कह रहे हैं ये हम्म कंसाइंसेस लेस वेंचर, ये जो रिस्क लेना, ये जोखिम भैया आप छोड़ दो, इसके लिए हम्म लीव टू द एलोपैथ, एलोपैथ के लिए छोड़ दो। फिलेंथ्रोपिक होम्यो ये परोपकार करना इस तरह से परहित या परोपकारी होम्योपैथिस्ट जो है उन्हें हम छोड़ दें एलोपैथ के लिए, हम ना करेंगे उस हम्म काम को, ये उनके हम्म है वो फला फला बीमारी में ये काम करी थी तो यहाँ भी यही दे दो। हम्म कह रहे हैं ए जेन्युइन फिजिशियन एंड प्रैक्टिशनर ऑफ आवर आर्ट विल देयरफॉर नेवर send the sick to any of the numerous mineral bath। तो इस तरह जी से हम में जो भी हम जो जेन्युइन फिजिशियन यदि हैं और हम जेन्युइन प्रैक्टिशनर हैं, हमारी इस आर्ट का कोई भी जेन्युइन फिजिशियन, कोई भी जेन्युइन प्रैक्टिशनर नहीं भेजेगा किसी भी हम्म बीमार को इन मिनरल बाथ्स के लिए, कभी नहीं भेजेगा। हम्म हम्म Because almost all are unknown so far as their accurate positive effects on the healthy human organism is concerned, and when misused must be counted among the most violent and dangerous drugs। इसलिए नहीं हम्म भेजेगा। हाँ भैया, जी जी, जी। कह रहे हैं इन दिस वे out of 1,000 sent to the most celebrated of those baths by ignorant physicians allopathically uncured and blindly sent there, perhaps one or two are cured by uh, cured by आगे चांस भाई। cured by chance, more often return only apparently cured, and the miracle is proclaimed aloud। हम्म ठीक है साहब, इस तरह से हजारों, जब हजारों हजार भेजे हम्म मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ दीज बाथ्स में इग्नोरेंट फिजिशियंस के द्वारा एलोपैथिकली, कह रहे हैं एलोपैथिकली अनक्योर्ड एंड ब्लाइंडली सेंड, और वो अनक्योर्ड रहते हैं और फिर भी आंख बंद करके भेजते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम्म उन हजारों में से कोई एक या दो बाय चांस ओनली अपरेंटली क्योर हो जाता है, रिटर्न ओनली अपरेंटली क्योर्ड, हम्म और फिर उसको जोर शोर से घोषित कर देते हैं, शोर मचा के कि चमत्कार हो गया वहां जाके, ऐसा करने से कोई एक आध के ठीक होने का इतना डंका बजा देते हैं कि हजारों हजार जो ठीक नहीं होते उनकी, उनको कोई देखता ही नहीं। कह रहे हैं हंड्रेड्स मीन वाइल स्नीक क्वाइटली अवे, बहुत ही खतरनाक लाइनें दे रहे हैं। Hundreds meanwhile sneak quietly away, more or less worse, and the rest remain to prepare themselves for their eternal resting place। है
a fact that is verified by the presence of numerous well-filled graveyards surrounding the most celebrated of these spas. मतलब इतना खतरनाक या इतनी दर्द भरी बात हैनीमैन साहब ही कह सकते थे। कह रहे हैं कि सोइयों इस बीच जब वो डंका बजा रहे हैं उस दौरान सोइयों धीरे धीरे चुपके से क्वाइटली अवे मोर और लेस वर्ष वो ज्यादा या कम वर्ष होते जाते थे एंड द रेस्ट रिमेन टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर देयर इटर्नल रेस्टिंग प्लेस। और कुछ जाने की तैयारी कर रहे होते थे ऊपर वाले के पास, कुछ चुपके से निकल लेते थे, उन्हें कोई नहीं बताता, और कुछ भैया जाने की तैयारी में रहते थे बीमारी बढ़ने का कारण। और इस बात की सच्चाई वेरीफाई होती है कि जितने भी ये सेलिब्रेटेड स्पाज हैं, मशहूर बाथिंग सेंटर हैं, इनके आसपास जो भरे हुए कब्रिस्तान है ना, वो इस बात की गवाही देते हैं कि जो वो कि कितने लोगों को मार रहे हैं ये। उसे कोई नहीं देखता अमितपाल भाई। एक बंदा तो सही कुछ हो जाए, गांव में से शहरों में से ट्रॉली गाड़ियां भर के जान लगे हैं वहां। उसका एग्जाम्पल देते रहे दीपशिखा दिन रात। ये तो कुछ वो इन्हें कि भाई इतना आदमी तो वार में नहीं मरा जितना इन्होंने मार दिया। हाँ, ऐसे भावों को लेके कहा उन्होंने कि इतने जितने भी युद्ध हुए उनमें नहीं मरे, ना जितनी फेमाइन आई है, काल आए हैं, उनमें भी नहीं मरे जितने इन्होंने मारे गलत तरीके से। ये दिया है हैनीमैन साहब ने। बिल्कुल। अब ये स्पा क्या होता है इसको थोड़ा बताने की कोशिश करें। स्पा को कहते हैं ए ट्रू होम्योपैथिक फिजिशियन, वन हु नेवर एक्ट विदाउट करेक्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, never gambles with the life of the sick, entrusted to him as in a lottery where the winner is in the ratio of 1 to 500 or 1 to 1000। ब्रैकेट में कह रहे हैं ब्लैंक्स हेयर कंसिस्टिंग ऑफ एग्रावेशन और डेथ will never expose any one of his patient to such danger and send him for good luck to the mineral bath, as is done so frequently by allopaths in order to get rid of the sick in an acceptable manner spoiled by him or others। तो फिर वहां बात को घुमा के यही कहा कि ये जो स्पा है, ये जो बात है, मिनरल बात है, करें एक सच्चा होम्योपैथिक फिजिशियन कभी भी इस तरह का काम नहीं करेगा, कभी भी अपनी प्रैक्टिस को बिना करेक्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल के नहीं करेगा, और ना ही वो जुआ खेलेगा किसी की जिंदगी के साथ, खास करके उस बीमार व्यक्ति के साथ जो उस पर भरोसा कर रहा है। एक लॉटरी की तरह जुआ खेलेगा कि जो लॉटरी 500 में से एक लिकड़ती हो किसी की, या 1000 में से कोई एक लिकड़ती हो, यानी कि जो 1000 में से कोई एक ठीक होता हो, उसके आधार पर जुआनी खेलेगा एक ट्रू होम्योपैथिक फिजिशियन। तो ना ही कॉल करेगा अपने किसी भी पेशेंट को इस खतरे के लिए भेज के भाई अपने गुड लक के तहत चला जा, तेरा गुड लक होगा तो सही हो जाएगा, नहीं तो ऊपर वाले के पास पहुंच जाएगा। ना ऐसा काम करेगा जैसा कि फ्रीक्वेंटली एलोपैथ्स करते हैं। छुटकारा पाने के लिए किसी गेट रिड ऑफ द सिक इन एन एक्सेप्टेबल मैनर स्पॉइल्ड बाय हिम और अदर्स, या तो उसके द्वारा स्पॉइल हो गया हो तो कह देगा अच्छा यार अब कुछ नहीं हो रहा दवाइयों से, तू वहां जा, उससे छुटकारा पाने के लिए। या दूसरों के द्वारा स्पॉइल होके आते हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए ऐसा ऐसा रास्ता एलोपैथ बताता रहे। ऐसा कभी भी एक ट्रू होम्योपैथिक फिजिशियन नहीं करेगा। वो केवल और केवल करेक्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी हैं, 7 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी है, वो उन्हीं के आधार पे प्रैक्टिस करेगा दीपिका। हाँ जी बॉस। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, यहीं रुकेंगे। और हमारा 285 हो गया है शायद, बचा तो नहीं बेटा? नहीं बॉस, हो गया 85 हो गया। हाँ चलो ठीक है। किसी को कोई बात रखनी है, कोई पॉइंट रखना है, किसी को बात करनी है कुछ?
चलो ठीक है, तो फिर रुकते हैं यहीं। सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। राम राम बॉस। राम 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 सर। राम राम साहब। राम राम बहुत सभी को राम राम। राम राम से राम 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 से राम राम।